तो आप लोगों के लिए न्यू सेक्शन है, सेक्शन 56(2), ट्रीटमेंट ऑफ अमाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफीचर ऑफ एडवांस अमाउंट। आपको यहाँ पे एज ए सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कैपिटल गेन में आप सेलर ही हो हमेशा, आप कैपिटल गेन में सेलर की तो कैलकुलेशन करते हो। दो तरह के लोग होते हैं, सेलर और बायर। कैपिटल गेन किसको होगा? केवल सेलर को। बायर को कैपिटल गेन कहां से होगा? ठीक है, तो इन दिस केस आप लोग किसकी कैलकुलेशन कर रहे हो? सेलर की। एक स्टोरी समझाता हूँ पूरी, और उसके बेस पर हम लोग देखते हैं कि ट्रीटमेंट कौन सी अमाउंट का ध्यान रखना है और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि भाई छवि ने 2010-11 में छवि ने 10-11 में एक कैपिटल एसेट परचेज की। छवि ने 10-11 में कैपिटल एसेट परचेज की। फिर 11-12 में कुछ इंप्रूवमेंट किया। ठीक है, इंप्रूवमेंट कुछ भी मान लो, बस अपने समझने के लिए केवल। तो भाई 10-11 में एक एसेट परचेज की और 11-12 में उसके ऊपर क्या करा है? इंप्रूवमेंट। आफ्टर सम टाइम छवि ने वो एसेट गिफ्ट में दे दी 11-12 में। 11-12 में साक्षी को। ठीक है, साक्षी ने भी कुछ इंप्रूवमेंट किया था 12-13 में। सॉरी, ठीक है, चलो, साक्षी ने 12-13 में कुछ इंप्रूवमेंट किया और एसेट को सेल करने का एक एग्रीमेंट किया था। एग्रीमेंट किया था, एसेट को सेल करनी है, और एडवांस अमाउंट रिसीव की थी 12-13 में। साक्षी ने एग्रीमेंट किया और एडवांस रिसीव्ड किए हैं ₹1,00,000 12-13 में। बट जो बायर था वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर सका और साक्षी ने ये अमाउंट क्या कर ली? फॉरफिट कर ली। ठीक है, आफ्टर सम टाइम साक्षी ने भी वो एसेट गिफ्ट में दे दी 13-14 में उर्वी को। ठीक है, उर्वी ने भी इस पे इंप्रूवमेंट किया 15-16 में, सॉरी, इंप्रूवमेंट किया 13-14 में। अब उर्वी ने क्या करा था? इस एसेट को सेल करने के लिए 2 बार अग्रीमेंट किया। 2 बार एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट कब? पहला एग्रीमेंट किया था 1 नवंबर 2013 को। पहला एग्रीमेंट कब किया है? 1 नवंबर 2013 को। एडवांस रुपए मिले थे उर्वी को 2 लाख। पर उर्वी ने क्या करा? उर्वी ने क्या करा? उस एडवांस अमाउंट को बाद में फॉरफिट कर दिया। तो समझो,
भाई उर्वी ने क्या करा, 13-14 में एसेट मिली थी, 13-14, अगर मैं यहाँ डेट लिख दूँ तो 1 जून 13 को उन्होंने गिफ्ट में दी थी। तो उर्विन ने इंप्रूवमेंट किया 13-14 में इमीडिएटली, मतलब अगर यार डेट के हिसाब से चले तो उर्विन ने इंप्रूवमेंट किया 1 अगस्त 13 को। उसके बाद में 1 नवंबर 13 को उसने उस एसेट को सेल करने का एग्रीमेंट किया और एडवांस अमाउंट मिले 2 लाख रुपए। बट बायर बाकी का अमाउंट टाइम पे नहीं दे सका और उर्विन ने उस एडवांस अमाउंट को क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। उर्विन ने फिर एक एग्रीमेंट किया जस्ट नेक्स्ट ईयर 1 नवंबर 14 को, फिर एडवांस मिले ₹1.5 लाख। बायर फिर अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सका और उर्विन ने अमाउंट फॉरफिट कर ली। फाइनली उर्विन ने क्या करा, सोल्ड इट इन 2021। फाइनली ये एसेट उर्विन ने 2021 में सेल कर दी। और क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि चलो एक बार ये मान लेते हैं कि छवि ने भी एग्रीमेंट किया था, एडवांस अमाउंट रिसीव्ड हुई थी छवि को भी 50,000। वो बायर वहां फिर नहीं प्रॉमिस पूरा कर सका और छवि ने भी अमाउंट फॉरफिट कर दी। चलो मतलब पूरी स्टोरी क्या है, छवि ने 10-11 में कोई कैपिटल एसेट परचेज की, 11-12 में उसके ऊपर इंप्रूवमेंट किया और उस एसेट को बेचने का किसी से एग्रीमेंट किया होगा, एग्रीमेंट फुलफिल नहीं हो पाया तो जो एडवांस मिले थे 50,000 वो छवि ने फॉरफिट कर लिए। फिर छवि को लगा ये चलो ठीक है ये एसेट हम लोग किसी को गिफ्ट देते हैं और वो कैपिटल एसेट छवि ने क्या करा, साक्षी को गिफ्ट में दे दी। अब साक्षी ने भी उसके ऊपर क्या करा, नेक्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट किया। फिर साक्षी ने उस एसेट को बेचने के लिए वापस से साक्षी ने भी क्या करा कि चलो ठीक है ना एक बार एसेट बेच देते हैं। साक्षी ने भी एसेट बेचने के लिए किसी से एग्रीमेंट किया और एडवांस मिल गए 1 लाख रुपए। बायर फिर बाकी पैसे टाइम पे नहीं दे पाया और साक्षी ने एडवांस को क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। ठीक है, उसके बाद में साक्षी ने भी क्या करा कि एसेट को वेस्ट मानते हुए 1 जून 13 को वो एसेट उर्वी को गिफ्ट में दे दी। ठीक है, आगे गिफ्ट में आने के बाद उर्वी ने भी उस पर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट किया। इंप्रूवमेंट करने के बाद में उर्वी ने उसको बेचने का एग्रीमेंट किया 1 नवंबर 13 को। ठीक है, और एडवांस मिले 2 लाख। बाकी के पैसे बायर नहीं दे पाया और उर्वी ने वो 2 लाख रुपए फॉरफिट कर लिए। फिर आफ्टर अ ईयर मतलब 1 साल बाद में वापस से उर्वी ने उसको बेचने के लिए किसी से एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट के लिए उसने एडवांस रिसीव किए 1.5 लाख रुपए। बट वही बात, बायर अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर सका, बाकी पैसे टाइम पे नहीं दिए तो उर्वी ने क्या करा, वो एडवांस अमाउंट फॉरफिट कर ली। फाइनली उर्वी ने वो एसेट 2021 में सेल आउट कर दिया। ठीक है, तो इन दैट केस अब मुझे बताओ छवि ने जो एडवांस अमाउंट फॉरफिट की थी उसका कैपिटल गेन में कोई एडजस्टमेंट हो सकता है क्या? चलो या आप रहने दो, मैं समझाता हूँ। रहने दो आप लोग, अभी फालतू आप लोग परेशान होंगे, मैं समझाता हूँ। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, यहाँ पे एसेट की फाइनल सेलर कौन है? एसेट की फाइनल सेलर कौन है? एसेट की फाइनल सेलर कौन है? उर्वी। चलो ये बात तो अच्छे से क्लियर हो गई। तो अब यहाँ रूल क्या वो समझना।
कैलकुलेशन पॉइंट क्या है? फाइनल सेलर बोल दो या फिर क्या बोल सकते हैं, एक्चुअल सेलर ने, एक ही बात है। तो फाइनल सेलर या एक्चुअल सेलर ने एसेट के फाइनल सेलर ने या एक्चुअल सेलर ने 1 अप्रैल 2014 से पहले जो अमाउंट फॉरफिट की है उसी को कैपिटल गेन में कंसिडर करेंगे। मतलब यहाँ पे तीन चीजें हो गई। फाइनल सेलर ने अप्रैल 14 के पहले जो अमाउंट फॉरफिट की है कि उसी को कंसिडर करना है कैपिटल गेन में, केवल उसी को कैपिटल गेन में कंसिडर करना है। तो बाकी अमाउंट्स क्या? बाकी अमाउंट का क्या? रिमेनिंग पर्सन कोई भी हो या एक्चुअल सेलर की 1 अप्रैल 2014 के बाद की फॉरफिटेड अमाउंट अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। मतलब रिमेनिंग पर्सन कोई भी हो, चाहे छवि हो या साक्षी हो या उर्वी ने भी 1 अप्रैल 14 के बाद जो अमाउंट फॉरफिट की होगी वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। और इसको कंसीडर कैसे करना है? कंसीडर करना कैसे है? फॉरफिटेड अमाउंट को कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करते टाइम कॉस्ट या मार्केट वैल्यू ऑफ 1 अप्रैल 2001 जो भी हायर होगी उसमें से लेस कर देंगे। अब समझना मेरी बात को, बहुत अच्छे से लॉजिक समझना इस चीज का क्या था। पुराना रूल बहुत बेकार था, आई अग्री कि पुराना रूल सच में बहुत ही बेकार था। अब बेकार कैसे वो समझना। 1 अप्रैल 2014 से पहले, 1 अप्रैल 2014 से पहले रूल क्या था वो सुनना मेरी बात को ना भाई। 1 अप्रैल 2014, उससे पहले रूल क्या था? रूल ये था कि भाई एक्चुअल सेलर ने
जो भी अमाउंट फॉरफिट की है उससे कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करते टाइम कॉस्ट या पहले क्या रूल था कि भाई 1 अप्रैल 2014 से पहले कि एक्चुअल सेलर ने जो भी अमाउंट फॉरफिटेड की होगी उससे कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करते टाइम कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू में से लेस कर देंगे। ठीक है, ये पहले एक रूल हुआ करता था। सुना बात को, ये हम लिख देता हूँ, चलो अच्छे से लिख देता हूँ इसको मैं। बीच में एक डेट है, पहले क्या सीन था, एक चीज बता रहा हूँ समझ में। एक्चुअल सेलर ने एक्चुअल सेलर ने जो भी अमाउंट फॉरफिटेड की होगी उससे उस एसेट की परचेज कॉस्ट या तो एक्चुअल सेलर ने जो भी अमाउंट फॉरफिटेड की होगी उससे उस एसेट की परचेज कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001 जो हायर होगा उसमें से लेस कर देंगे। अब पंगा क्या था सुनना, इसमें पंगा क्या था, ढंग से सुनना है ना मेरी बात को। फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअल सेलर forfeited amount on या इन 2004-5 में 2 लाख, 6-7 में 3 लाख, 10-11 में 2 लाख। और तो अब जब तक रूल क्या था, रूल क्या था 1 अप्रैल 14 से पहले रूल क्या था कि भाई एक्चुअल सेलर ने जो भी अमाउंट फॉरफिटेड की होगी, सॉरी एक सेकेंड, की होगी उससे कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करते टाइम एक्चुअल सेलर ने जो भी अमाउंट फॉरफिटेड की होगी उससे कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करते टाइम एसेट की परचेज कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001। ठीक है, सुनना बात को, क्या बोला है, एक्चुअल सेलर ने जो भी अमाउंट फॉरफिटेड की होगी उससे कैपिटल गेन कैलकुलेट, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, इस बात को, इसका ध्यान रखना, कब कैलकुलेशन, कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम एसेट की परचेज की कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001 में से लेस कर देंगे। ये कब तक का रूल था, 1 अप्रैल 2014 से पहले। तो मैं मानता हूं कोई एक्चुअल सेलर है कोई भी, उसने अमाउंट फॉरफिट की है 4-5 में 2 लाख, 6-7 में 3 लाख, 10-11 में 2 लाख, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कब होगा, एज पर रूल इनका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये अमाउंट जब कैपिटल गेन होगा तब परचेज कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2001 एज पर रूल, एज पर रूल
अब भी इनका कोई ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता भाई। रूल क्या था 1 अप्रैल 2014 से पहले रूल क्या था कि एक्चुअल सेलर ने जो भी अमाउंट फॉरफिट की होगी उससे कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करते टाइम, और कैपिटल गेन कब होगा जब आप उस एसेट को सेल करोगे। अब ये मान लो इस बंदे ने एसेट सेल ही नहीं कर रहा है। अब ये मान लेते हैं कि जो ये एक्चुअल सेलर है ये बंदा एसेट सेल ही नहीं कर रहा है, 12 13 देख लिया, 13 14 देख लिया, 14 15 16 17 सेल ही नहीं कर रहा है, तो इस पर अब टैक्स कैसे लगेगा? क्योंकि मैंने क्या बोला था भाई, अभी इसको कुछ मत करो, अभी कुछ मत करो, जब कैपिटल गेन होगा, जब कैपिटल गेन होगा तब इसको परचेज कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो हुआ क्या, इन महाशय ने 4 5 में एडवांस अमाउंट फॉरफिट की और ये बोला कि जब मैं एसेट बेचूंगा तब लेस कर दूंगा, अभी कुछ नहीं करना है। फिर 6 7 में और एक बार अमाउंट फॉरफिट की, लेकिन एज पर रूल ये तब कंसिडर की जाएगी जब एसेट बेचेगा और कैपिटल गेन होगा। फिर 10 11 में, तो इससे तो क्या हुआ, गवर्नमेंट को रियलाइज हो गया कि यार अपना टैक्स जाया जा रहा है भाई। हो सकता था कि 2 लाख को अगर मैं 4 5 के अंदर ही टैक्सेबल कर देता तो 2 लाख का टैक्स 4 5 में जाता, 3 लाख को अगर मैं 6 7 में टैक्सेबल करता तो 3 लाख का टैक्स 6 7 में आ जाता। पर गवर्नमेंट के रूल्स बोल दो या लूप होल्स बोल दो, यहाँ पे ये रूल था कि भाई जो भी एडवांस अमाउंट फॉरफिट की जाएगी उसका ट्रीटमेंट कैपिटल गेन के टाइम ही होगा। तो सोचो इस अमाउंट पे कभी टैक्स लग पाया क्या अभी तक, अगर वो एसेट बेचे ही नहीं, अगर वो बंदा एसेट बेचेगा ही नहीं तो उसको इन अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा क्या? अगर वो बंदा एसेट बेचे ही नहीं तो ये अमाउंट उसके टैक्सेबल हो पाएगी क्या कभी भी? नहीं हो पाएगी ना। क्यों नहीं हो पाएगी? क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि रूल ये कहते हैं कि इस अमाउंट को कंसीडर तब करना है, इस अमाउंट को कंसीडर तब करना है जब कैपिटल गेन होगा। कैपिटल गेन कब होगा? जब एसेट बेचेंगे। तो अगर ये महानुभाव अपनी एसेट बेचे ही नहीं तो इन पे तो कभी टैक्स लग ही नहीं पाएगा। तो ये तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा लूप होल था कि भाई मैं ये मानता हूँ एक्चुअल से ले जाए मिस्टर ए लिख देता हूँ, ए ने, ठीक है। तो मैं गया ए के पास 4 5 के अंदर, उसने 2 लाख जैसे फॉरफिट किए, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, ए के पास गया भाई, ए को बोला वो आपने 2 लाख रुपए जो फॉरफिट किए हैं उसका टैक्स। तो ए मुझे क्या बोलेगा, भैया आपके इनकम टैक्स एक्ट में क्या लिखा हुआ है, ये अमाउंट जब कैपिटल गेन होगा तब लेस हो जाएगी कॉस्ट में से। तो अभी तो इसका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं ना, आपके इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इसका कोई ट्रीटमेंट है क्या? मैंने कहा नहीं। तो बोले बस जब मैं एसेट बेचूं तब आ जाना, तब मैं इसको बता दूंगा। फिर 6 7 में उसने 3 लाख और फॉरफिट किए, मैं वापस गया, फिर उसने वही जवाब दे दिया कि कोई रूल है क्या, कि नहीं, तो बस जब रूल बने तब आ जाना। फिर 10 11 में 2 लाख और फॉरफिट किया, वापस गया, वापस सेम जवाब कि जब मैं एसेट बेचूं तब आ जाना, मेरी कॉस्ट में से लेस कर देना। कॉस्ट में से लेस करने मतलब गेन बढ़ जाएगा ना सीधे सीधे। देखो अगर मैं मानता हूँ उसकी परचेज कॉस्ट 10 लाख है, तो अब अगर मैं वो सेल प्राइस होती है 15 लाख, कॉस्ट 10 लाख, 5 लाख। अब मैं अगर फॉरफिटेड अमाउंट को कॉस्ट में से कम कर देता हूँ, जैसे कॉस्ट 8 लाख ही रह गई, तो कैपिटल गेन, तो जैसे जैसे कॉस्ट कम होती जाएगी गेन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब आया समझो कॉस्ट में से लेस क्यों कर रहे हैं, कॉस्ट में से लेस करने से उसका गेन बढ़ जाएगा। चलो, तो मैं तो भाई 4 5 में 6 7 में 10 11 में 3 बार उसके पास गया और तीनों बार उसने मुझे रवाना कर दिया क्या भाई, जब मैं एसेट बेचूं, जब मुझे कैपिटल गेन हो तब आना, और मैं इन अमाउंट्स को मेरी कॉस्ट में से क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। तो यहाँ पे इनकम टैक्स से, इनकम टैक्स अथॉरिटी से
गड़बड़ हुई थी अपने हिसाब से देखा जाए तो, टैक्स रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। तो 1 अप्रैल 2014 के बाद उन्होंने रूल बना दिया जैसे ही अमाउंट फॉरफिट होगी उसी ईयर मैंने ये पॉइंट अदर सोर्स में लिखवाया भी था वैसे तो, अदर सोर्सेज में ये पॉइंट लिखवाया हुआ है आप लोगों को कि जैसे ही अमाउंट फॉरफिट होगी उससे उसी ईयर की अदर सोर्सेज की क्या मान लेंगे, इनकम। तो अगर मैं ये बोलूं कि ए ने उसके बाद में 16-17 में 2 लाख और फॉरफिट किए, 19-20 में 1 लाख और फॉरफिट किए, तो 16-17 में जैसे 2 लाख फॉरफिट करेगा, मैं वापस ए के पास जाऊंगा, ए को बोलूंगा भैया 2 लाख रुपए आपने फॉरफिट किया उसका टैक्स। ए बोलेगा कि भाई देखो आपका रूल क्या है कि कैपिटल गेन होगा तब इसका ध्यान रखना है, अभी तक मैंने एसेट बेची नहीं है तो इसका ध्यान नहीं रखना। तो हकीकत में क्या बोलूंगा, भैया आप नींद में हो, रूल अमेंड हो चुका है, अब जैसे ही आप फॉरफिट करोगे ये आपकी किस में जाएगी, अदर सोर्सेस में। पहले जो चल रहा था वो हो गया, पर अब जो आप अमाउंट फॉरफिट करोगे वो किस में जाएगी, अदर सोर्सेस में। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था तो ये है कि एसेट के फाइनल सेलर ने 1 अप्रैल 14 से पहले जो भी अमाउंट फॉरफिट की है उसी को कैपिटल गेन में कंसीडर करना है। कंसीडर कैसे, फॉरफिटेड अमाउंट को कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करते टाइम कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट मींस परचेज कॉस्ट या मार्केट वैल्यू ऑफ 1 अप्रैल 2001, जो भी हायर होगी उसमें से लेस करेंगे, और रिमेनिंग पर्संस या एक्चुअल सेलर की 1 अप्रैल 14 के बाद की जो भी अमाउंट है वो अदर सोर्सेज में क्या होगी, टैक्सेबल हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर इस छवि ने जो अमाउंट फॉरफिट की है वो किस में जाएगी, छवि के अदर सोर्सेज में। एक्चुअल सेलर कौन है, एक्चुअल सेलर है उर्वी। तो उर्वी के अलावा जो भी है, छवि हो या साक्षी हो, इन दोनों की फॉरफिटेड अमाउंट किस में जाएगी, अदर सोर्सेज में। अब उर्वी ने 1 अप्रैल 14 से पहले जो अमाउंट फॉरफिट की है ये तो कैपिटल गेन में एडजस्ट होगी, और 1 अप्रैल 14 के बाद जो अमाउंट फॉरफिट की है वो किस में जाएगी, अदर सोर्सेज। आ गया समझ में सबके, जो अदर पर्सन है उनके तो अदर सोर्सेज में जाएगी, जो एक्चुअल सेलर है उसकी 1 अप्रैल 14 से पहले की अमाउंट तो कैपिटल गेन में, और 1 अप्रैल 14 के बाद की अमाउंट अदर सोर्सेज में। फास्ट रिप्लाई करो, सुनना क्या इसके फास्ट। नहीं आया तो रेज हैंड, नहीं आया हो तो रेज योर हैंड। चलो, तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। 5 मिनट वापस रिज्वाइन करना, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्वेश्चन करेंगे इनके, ठीक है। 3-4 टॉपिक उन सबके क्वेश्चन, 3-4 टॉपिक पेंडिंग चल रहे हैं हमारे। एक तो गवर्नमेंट एक्विजिशन, इंश्योरेंस क्लेम, और ये वाला तीनों क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ओके चलिए।